जय हिंद साथियों, मैं आपका प्रभात सर। आइए आज अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। नालंदा, वो विश्वविद्यालय जिसने दुनिया बदल दी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की स्थापना से 500 साल से भी अधिक समय पहले भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में 9 मिलियन पुस्तकें थी और ये दुनिया भर से 10,000 छात्रों को आकर्षित करता था। सर्दी की सुबह घने कोहरे से ढकी हुई थी। हमारी कार घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के पास से गुजरी, जो पूर्वी भारतीय राज्य बिहार के ग्रामीण इलाकों में परिवहन का एक लोकप्रिय साधन है। सर पर दौड़ते घोड़े और पगड़ीधारी कोचवान मोती जैसी सफेद धुंध में धुंधली परछाइयों की तरह दिख रहे थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ था। उस प्राचीन बस्ती बोधगया में एक रात बिताने के बाद मैं उस सुबह नालंदा के लिए रवाना हुआ, जिसके लाल ईंटों से बने खंडहर प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक के अवशेष के रूप में बचे हैं। 427 ईस्वी में स्थापित नालंदा को विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ये एक तरह का मध्ययुगीन प्रतिष्ठित संस्थान था, जिसमें 9 मिलियन पुस्तकें थी और जिसने पूर्वी और मध्य एशिया के 10,000 छात्रों को आकर्षित किया। वे यहाँ चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित और सबसे बढ़कर बौद्ध सिद्धांतों को उस युग के कुछ सबसे सम्मानित विद्वानों से सीखने के लिए एकत्रित हुए थे। जैसा कि दलाई लामा ने एक बार कहा था, हमारे पास मौजूद सभी बौद्ध ज्ञान का स्रोत नालंदा है। एशिया भर से 10,000 छात्र नालंदा आए थे ताकि वे उस युग के कुछ सबसे सम्मानित विद्वानों से बौद्ध सिद्धांतों को सीख सकें। नालंदा 7 शताब्दियों से भी अधिक समय तक फलता फूलता रहा। उस दौरान विश्व में इसके जैसा कुछ और नहीं था। ये मतवासी विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय बोलोग्ना से 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इतना ही नहीं, दर्शन और धर्म के प्रति नालंदा के प्रबुद्ध दृष्टिकोण ने विश्वविद्यालय के अस्तित्व समाप्त होने के बहुत बाद तक एशिया की संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोचक बात यह है कि गुप्त साम्राज्य के जिन सम्राटों ने बौद्ध मठ विश्वविद्यालय की स्थापना की, वे धर्मनिष्ठ हिंदू थे, लेकिन बौद्ध धर्म और उस समय के बढ़ते बौद्धिक उत्साह और दार्शनिक लेखन के प्रति सहानुभूति और स्वीकृति रखते थे। उनके शासनकाल में विकसित उदार सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं नालंदा के बहुविषयक शैक्षणिक पाठ्यक्रम का आधार बनी, जिसमें बौद्ध धर्म को विभिन्न क्षेत्रों के उच्च ज्ञान के साथ मिश्रित किया गया था। आयुर्वेद, जो प्रकृति आधारित उपचार पद्धतियों पर केंद्रित प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, नालंदा में व्यापक रूप से सिखाई जाती थी और फिर यहाँ के पूर्व छात्रों के माध्यम से भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। अन्य बौद्ध संस्थानों ने प्रार्थना कक्षों और व्याख्यान कक्षों से घिरे खुले आंगनों वाले परिसर की संरचना से प्रेरणा ली। यहाँ निर्मित प्लास्टर ने थाईलैंड की धार्मिक कला को प्रभावित किया और धातु कला यहाँ से तिब्बत और मलय प्रायद्वीप तक पहुंची। लेकिन शायद नालंदा की सबसे गहरी और स्थायी विरासत गणित और खगोल विज्ञान में उसकी उपलब्धियां है। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में माना जाता है कि उन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी में विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था। कोलकाता स्थित गणित की प्रोफेसर अनुराधा मित्रा ने कहा, हमारा मानना है कि आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य को एक अंक के रूप में मान्यता दी, जो एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। इसने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया और बीजगणित और कलन जैसी अधिक जटिल विधाओं के विकास में सहायक सिद्ध हुई। उन्होंने आगे कहा, शून्य के बिना हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते। उन्होंने वर्गमूल और घनमूल निकालने तथा त्रिकोणमितीय फलनों को गोलाकार ज्यामिति में लागू करने में भी अग्रणी कार्य किए। चंद्रमा की चमक का कारण परावर्तित सूर्य प्रकाश को बताने वाले वे पहले व्यक्ति भी थे। इस कार्य का दक्षिण भारत और पूरे अरब प्रायद्वीप में गणित और खगोल विज्ञान के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और प्रोफेसरों को चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे स्थानों पर बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए भेजता था। इस प्राचीन सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नालंदा के पुरातात्विक अवशेष अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों की एक टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। खिलजी ने उत्तरी और पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त करने के दौरान बौद्ध ज्ञान के इस केंद्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। परिसर इतना विशाल था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने तक जलती रही। आज 23 हेक्टेयर का उत्खनित स्थल संभवतः मूल परिसर का एक छोटा सा हिस्सा ही है, लेकिन इसके असंख्य मठों और मंदिरों में घूमते हुए इस पौराणिक स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने के अनुभव का एहसास होता है। मैं मठों के बरामदों और मंदिरों के पूजा गृहों में घूमता रहा। ऊंची लाल ईंटों की दीवारों वाले एक गलियारे से गुजरने के बाद मैं एक मठ के भीतरी आंगन में पहुंचा। विशाल आयताकार स्थान में एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। ये एक व्याख्यान कक्ष हुआ करता था जिसमें 300 छात्र बैठ सकते थे
और ये चबूतरा शिक्षक का मंच था। मेरी स्थानीय मार्गदर्शक कमला सिंह ने बताया, जिन्होंने मुझे खंडहरों का भ्रमण कराया। मैं आंगन के किनारे बने छोटे कमरों में से एक में गया, जहां अफगानिस्तान जैसे दूर दराज के स्थानों से आए छात्र रहते थे। आमने सामने बनी 2 अलमारियां तेल के दीपक और निजी सामान रखने के लिए थी। और सिंह ने बताया कि कोठरी के प्रवेश द्वार के पास बना छोटा चौकोर गड्ढा प्रत्येक छात्र के निजी पत्रपेटी के रूप में काम करता था। आज के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की तरह यहां प्रवेश पाना कठिन था। इच्छुक छात्रों को नालंदा के शीर्ष प्रोफेसरों के साथ एक कठिन मौखिक साक्षात्कार देना पड़ता था। भाग्यशाली छात्रों को भारत के विभिन्न कोनों से आए हुए प्रतिभाशाली प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा पढ़ाया जाता था, और वे सामूहिक रूप से उस युग के सबसे सम्मानित बौद्ध गुरुओं जैसे धर्मपाल और शिलाभद्र के मार्गदर्शन में अध्ययन करते थे। पुस्तकालय में मौजूद ताड़ के पत्तों पर लिखी 9 मिलियन हस्तलिखित पांडुलिपियां विश्व में बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार थी, और इसके 3 पुस्तकालय भवनों में से एक को तिब्बती बौद्ध विद्वान तारानाथ ने 9 मंजिला इमारत के रूप में वर्णित किया था, जो बादलों तक पहुंचती थी। आग से केवल कुछ ही ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां और चित्रित लकड़ी के पन्ने बच पाए, जिन्हें भागते हुए भिक्षु अपने साथ ले गए थे। अब इन्हें अमेरिका के लॉस एंजल्स काउंटी कला संग्रहालय और तिब्बत के यारलुंग संग्रहालय में देखा जा सकता है। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री शुआनज़ैंग ने नालंदा में अध्ययन और अध्यापन किया। जब वे 645 ईस्वी में चीन लौटे, तो वे नालंदा से 657 बौद्ध धर्म ग्रंथों से भरी एक गाड़ी लेकर आए। शुआनज़ैंग आगे चलकर विश्व के सबसे प्रभावशाली बौद्ध विद्वानों में से एक बने, और उन्होंने इन ग्रंथों के एक भाग का चीनी भाषा में अनुवाद करके अपने जीवन का महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा, जिसका मूल विचार ये था कि संपूर्ण संसार मन का ही एक रूप है। उनके जापानी शिष्य दोशो ने बाद में इस सिद्धांत को जापान में प्रस्तुत किया, और ये चीन जापान जगत में और अधिक फैल गया, जहां ये तब से एक प्रमुख धर्म बना हुआ है। परिणाम स्वरूप शुआनज़ैंग को बौद्ध धर्म को पूर्व में लाने वाले भिक्षु के रूप में जाना जाता है। नालंदा के अपने वर्णन में शुआनज़ैंग ने महान स्तूप का उल्लेख किया था। ये एक विशाल स्मारक है, जिसका निर्माण भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक की स्मृति में किया गया था। मैं अष्टकोणीय पिरामिड के आकार की इस भव्य संरचना के खंडहरों के सामने खड़ा था। खुली ईंटों से बनी सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी, जिसे महान स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। 30 मीटर ऊंचे इस मंदिर के चारों ओर बने पक्के चबूतरे पर अनेक छोटे मंदिर और मन्नत के स्तूप बने हुए हैं, और इसकी बाहरी दीवारों के आलों में सुंदर प्लास्टर की मूर्तियां बनी हुई है। मुंबई की इतिहास शिक्षिका अंजलि नायर, जिनसे मेरी मुलाकात स्थल पर हुई थी, ने बताया, ये विशाल स्तूप वास्तव में विश्वविद्यालय से भी पुराना है, और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी में करवाया था। 8 शताब्दियों में इस संरचना का कई बार पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण किया गया है। उन्होंने आगे कहा, इन स्तूपों में उन बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियां हैं जिन्होंने यहां जीवन व्यतीत किया और यहीं पर अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया। नालंदा के पतन के 8 शताब्दियों से भी अधिक समय बाद कुछ विद्वान इस व्यापक रूप से प्रचलित सिद्धांत का खंडन करते हैं कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगा कि नालंदा की शिक्षाएं इस्लाम के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, इसलिए इसे नष्ट किया गया था। यद्यपि बौद्ध धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना आक्रमण के पीछे एक प्रेरक शक्ति हो सकती है। भारत के अग्रणी पुरातत्वविदों में से एक H.D. संकलिया ने अपनी 1934 की पुस्तक द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में लिखा है कि परिसर की किले जैसी संरचना और इसकी समृद्धि की कहानियां आक्रमणकारियों के लिए विश्वविद्यालय को आक्रमण के लिए एक आकर्षक स्थान मानने के लिए पर्याप्त कारण थे। हाँ, आक्रमण का कोई निश्चित कारण बताना मुश्किल है। ये बात नालंदा में स्थित संग्रहालय के निदेशक शंकर शर्मा ने कही। इस संग्रहालय में 13,000 से अधिक प्राचीन वस्तुओं में से 350 कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जिन्हें नालंदा की खुदाई के दौरान बचाया गया था, जैसे कि प्लास्टर की मूर्तियां, बुद्ध की कांस्य प्रतिमाएं और हाथी दांत और हड्डी के टुकड़े। नालंदा पर यह पहला हमला नहीं था, शर्मा ने खंडहरों में घूमते हुए कहा। 5वीं शताब्दी में मिहिरकुला के नेतृत्व में हुनों ने इस पर हमला किया था, और 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ा राजा के आक्रमण से इसे फिर से भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि हून लूटपाट करने आए थे, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि बंगाल के राजा द्वारा किया गया दूसरा हमला उस समय शैव हिंदू संप्रदाय और बौद्धों के बीच बढ़ते टकराव का परिणाम था या नहीं। दोनों ही मौकों पर शासकों के शाही संरक्षण की मदद से हमलों के बाद इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया और सुविधाओं का विस्तार किया गया। शर्मा ने कहा, जब खिलजी ने इस पवित्र ज्ञान के मंदिर पर आक्रमण किया, तब भारत में बौद्ध धर्म का समग्र पतन हो रहा था। आंतरिक पतन के साथ साथ 8वीं शताब्दी ईस्वी से विश्वविद्यालय को संरक्षण देने वाले बौद्ध पाल वंश के पतन के कारण तीसरा आक्रमण अंतिम प्रहार साबित हुआ। अगले 6 शताब्दियों में नालंदा धीरे धीरे विस्मृति में डूबता चला गया और दफन रहा। इससे पहले कि 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा इसकी खोज की गई।
और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना गया। एक छोटे से स्तूप के पास खड़े होकर मैंने लाल वस्त्र पहने युवा भिक्षुओं के एक छोटे समूह को स्थल का भ्रमण करते देखा। फिर वे एक पूर्व मंदिर के विशाल चबूतरे पर एकत्रित होने के लिए रुक गए। युवा तपस्वी ध्यानमग्न मुद्रा में सीधे बैठे थे। उनकी निगाहें उस विशाल स्मारक पर टिकी थीं, एक गौरवशाली अतीत को मौन श्रद्धांजलि। प्लेसेस दैट चेंज द वर्ल्ड बीबीसी ट्रैवल की एक श्रृंखला है जो इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे किसी गंतव्य ने पूरे ग्रह पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। फेसबुक पर हमें लाइक करके या ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके 3 मिलियन से अधिक बीबीसी ट्रैवल प्रशंसकों में शामिल हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। इसमें बीबीसी फ्यूचर, कल्चर, वर्क लाइफ और ट्रैवल से चुनिंदा कहानियां शामिल किया गया है। प्रभात सर खोजबीन करने के बाद इस कहानी को प्रस्तुत किया। जय हिंद प्रभात सर, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए।